नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलिटी सेक्शन में वह मूल अधिकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये किस परीक्षा के लिए हम पढ़ रहे हैं? हम आगामी जो आने वाली इतनी परीक्षाएं हैं जैसे कि यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, उत्तराखंड पीसीएस और साथ साथ यूपी पी के लिए भी हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी सेक्शन का जो सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन हर एक पोर्शन से नहीं आते, कुछ गिने चुने पोर्शन से आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन मूल अधिकार है। आप किसी भी स्टेट परीक्षा, यूपीएससी या अन्य अधीनस्थ परीक्षाओं में देख लीजिए, मूल अधिकार से पॉलिटी सेक्शन में हर बार एक ना एक प्रश्न तो पूछता ही है, चाहे वो डायरेक्ट पूछे या इनडायरेक्ट पूछे, लेकिन हर बार एक ना एक पूछता ही है। तो इसीलिए इसको आज हम देखने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही साथ इस चैनल पे हमने पूरा यूपी स्पेशल जो होता है, यूपी का पोर्शन, वो हमने कंप्लीट कर दिया है, जो आपको आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ वो मुश्किल से 2.5 घंटे में कंप्लीट है। देखिए 3 वीडियो या 4 वीडियो बने हैं, जिनका टोटल आप आवर्स काउंट करेंगे तो वो मुश्किल से 2.5 घंटे में हो जाता है। चलिए आप जो देखने जा रहे हैं हम मूल अधिकार। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का प्रतिकरण में से वह कारक जो किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता को सर्वोत्तम सुरक्षा को नियमित करता है, वह है शक्ति का प्रतिकरण। शक्ति का प्रतिकरण भारत की संविधान की एक विशेष खूबी है कि यहाँ शक्तियों का प्रतिकरण किया गया है। सभी कार्यपालिका, न्यायपालिका और सबके बीच शक्तियों का प्रतिकरण है, ना कि कोई किसी के ऊपर, ना ही कोई किसी के नीचे है। सही कथन है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ये बात सही है। जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, आपने देखा था 1928 में, वहां पर उसमें मूल अधिकारों के बारे में उल्लेख था। मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किए गए एक समझौता कहा था। किसने? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। लोग अक्सर जब इनका ये प्रश्न आता है तो उसमें भीमराव अंबेडकर को टिक करते हैं, जो कि गलत है। यह वाक्य जो दिया था वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने दिया था। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है किसे? वह सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के थ्रू करता है और उच्च न्यायालय जो है शायद 312 के थ्रू, सॉरी 212 के थ्रू ये करता, 212 या 13 के थ्रू ये करता है। ध्यान रखिएगा, ये मैं भूल रहा हूँ। अभी अभी आ जाएगा, आगे क्वेश्चन अभी आ जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या? वाद्य योग है। मौलिक अधिकार वाद्य योग है। वाद्य योग से तात्पर्य यह होता है कि आप उसको न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। तो वहीं नीति निर्देशक तत्व और जो उद्देशिका है उसको लेंगे तो वह वाद्य योग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो जाते हैं, लेकिन 20 और 21 को छोड़ के। जब प्रश्न ऐसे बनेगा कि आपातकाल की स्थिति के दौरान सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आपातकालीन के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वह अपना यथास्थिति बने रहते हैं। बाकी सब जो अधिकार हैं, मूल अधिकार, वह निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में सही वक्तव्य है कि ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। सही है। ये संविधान के भाग 3 में है। सही है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। ये भी सही है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल्स के भांति है। तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक न्याय, ठीक है, न्याय की बात कर रहा है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। कहाँ से? 12 से 35 तक देखेंगे तो मौलिक अधिकार आपके प्रारंभ होते हैं। 36 से फिर आपका नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट हो जाता है। आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा दी है और आर्टिकल 36 देखेंगे उसमें भी आपको राज्य की परिभाषा मिलेगी। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। कानून की समझ समानता 14, सामाजिक समानता 15, अवसर की समानता 16, आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक तौर पर समानता जो है नहीं है, लेकिन आर्थिक न्याय की बात की गई है। संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और कानूनों में प्राथमिकता प्रदान करता है अनुच्छेद 13। कहने का मतलब यह है जो संवैधानिक प्रावधान में संघीय संसद,
राज्य विधानमंडल द्वारा जो नए नियम बनाए जाते हैं उसमें प्राथमिकता किसको दी जाती है कि आर्टिकल 13 को प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करता है कि इसमें मौलिक अधिकार के संबंध में समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया हुआ है। किसमें? अनुच्छेद 14 में दिया, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16, 17, 18, 18 तक देखेंगे तो आपको यहाँ समानता की बात आती है। और उसके बाद 19 से आप देखेंगे तो स्वतंत्रता की बात आ जाती है। फिर शोषण का आ जाता है, फिर आपके धार्मिक स्वतंत्रता आ जाती है। तो इस तरह ग्रुप में बटा हुआ है। ये जो ग्रुप है उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विधान सत्ता का संपूर्ण नियंत्रण लगाता है आर्टिकल 14 में। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की समझ समानता एवं कानून के समान संरक्षण प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 14 से किया गया। यही शब्द आर्टिकल 14 में लिखा है, आप याद रखिएगा अच्छे से। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जो वर्गीकृत किया जाएगा समानता का अधिकार के अधीन। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भाग 3 में के अनुच्छेद 21 के तहत किया जाता है। भाग 3 किस में आता है? ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भाग 2 किस में आता है? नागरिकता आता है। भाग 4 किस में आता है? नीति निर्देशक तत्व आता है। भाग 4A किस में आता है? वह मौलिक जो कर्तव्य है उसमें आता है। तो ये जो भाग है जितने भी पार्टीशन, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। मद्रास राज्य बनाम दोया राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप इस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। वो था विभेद के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। आर्टिकल 15(5) के तहत की गई है। जो आरक्षण मिलता है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को, वो चाहे तो सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संस्था हो, वहां पास भी आर्टिकल 15(5) का यूज किया जाता है। संविधान के वे अनुच्छेद जिनके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नियोजन में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 15(4) और 16(4) में है। जहां पर भी आपको सरकारी नियोजन यानी सरकारी नौकरी की बात आएगी, वहां पास ये ध्यान रखना है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो किसमें है? ये दोनों ही सही है, दोनों सही का स्पष्टीकरण करता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया जाता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। 23-24 में देखेंगे तो शोषण के विरुद्ध है। फिर उसके बाद धर्म के आधार पर है आरक्षण। फिर वही 19 से पहले देखेंगे तो समानता का अधिकार आते हैं, जो कि 14 से लेकर 18 तक आते हैं। अब आगे प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के समतुल्य बनाने हेतु निम्नलिखित प्रावधान ने सक्षम किया। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द क्या जब पहली बार प्रस्तावना बनी थी तभी से था? इसको कमेंट करिए। अगर नहीं था तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया, ये बताइए। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और तथा अनुच्छेद 16 जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साथ मिलाकर पढ़ना है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 24 है। जो बच्चों का शोषण है अनुच्छेद 24 से संबंधित है, याद रखिएगा। 23-24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ICCPR के अनुच्छेद
कौन से द्वारा? बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो आर्टिकल 24 में बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है कि जो बालक होंगे वह कारखाने आदि में जाके वहां कार्य नहीं करेंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन एवं किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध किया गया है, अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। न्यायालय उप आधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाले कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया जाएगा यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया अनुसूचित जाति के सदस्यों पे। अब उसके आगे देखते हैं नए पेज से, क्योंकि ये थोड़ा ध्यान है, ये मूल अधिकार चैप्टर बहुत लंबा है तो इसको हम थोड़ा जल्दी खत्म कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो बन जाएगा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों के द्वारा किया जा सकता है: कानून बनाकर, शिक्षा बनाना और जन जागरण के कारण किया जा सकता है। मूल अधिकारों के किस संवर्ग से अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदों के विरुद्ध आरक्षण समाविष्ट है? वह समानता का अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, तो दोनों ही सही या सही व्याख्या करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 17 के तहत दिए गए हैं। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु आजादी अंतर्निहित है, आर्टिकल 19(1) का में है। भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है, आर्टिकल 19 में। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह संविधान के 19(1) के तहत है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण एक ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। क्या आता है? वह है शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनके हथियार नहीं रखना चाहिए। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अवांछनीय आलोचना के कारण, मतलब कोई किसी सरकार की आलोचना कर रहा है तो उस पर आप जो है प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21 संबंधित है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 है, ये अपने आप में बहुत बृहत आयामों को इकट्ठित करता है। तो याद रखिए, जब कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें आप देखेंगे स्वतंत्रता की बात और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप 19 या 21 दोनों में से किसी एक आर्टिकल को चुन सकते हैं। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है, अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है। व्यक्तियों के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, आर्टिकल 21 में। ये इंदिरा साहनी वाद जो आया था वो इसी से संबंधित था। अनुच्छेद 21(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, एकांतता यानी निजता का अधिकार प्राप्त होता है। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है, भाग 3 को गारंटी के तौर पर और अनुच्छेद 21 के तहत। भारत के संविधान में जिस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है वह है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है मृत्युदंड, जो है अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। संविधान का अनुच्छेद जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षित करता है वह है आर्टिकल 21 है। अब है उच्चतम न्यायालय कि किस मामले के निर्णय के कारण संविधान में अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें सम्मिलित किया गया है, वह है उन्नीन कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश वाद में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या है? धर्म प्रचार करने का अधिकार,
सिक्कों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन आता है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सदाचार आता है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, अनुच्छेद 25 के तहत माना गया है। अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के तहत शामिल हैं बौद्ध, जैन और सिख भी आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन हो तो। शोषण के विरुद्ध अधिकार को शामिल करता है अनुच्छेद 23 और 24। भारत के संविधान में अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, कैसा निषेध है? ये पूर्णतः निषेध है, कोई आंशिक निषेध नहीं, ये पूर्णतः निषेध है। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार से संबंधित है। आर्टिकल 24 कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध से संबंधित है। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्कार पर प्रतिषेध है, आर्टिकल 23 के तहत। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का आरक्षण, आर्टिकल 29 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, वह अनुच्छेद 30 करता है, जो अल्पसंख्यक होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मुसलमान हो गए, क्रिश्चियन हो गए, हाँ, उसके बाद फिर सिख हो गए, ये सब क्या कर सकते हैं? ये जो है अनुच्छेद 30 के तहत उनको ये अधिकार प्राप्त है कि अपने लिए शिक्षण संस्थान स्थापित कर सके। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों शब्द को परिभाषित नहीं करता है, क्योंकि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान करता है। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। अब अनुच्छेद 16(2) किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, वंश अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 29(2) किसी भी नागरिकों को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इसमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य की सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अब है आर्टिकल 30 से सभी अल्पसंख्यक को, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 31(1) में किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर वो कानून के दायरे में ही रह गए, देख लीजिए ना, कानून के प्राधिकार मतलब कानून के अधिकार के तहत उनको नहीं किया जाएगा। अगर वो कोई ऐसे गैर कानूनी संपत्ति अपने पास रखते हैं तो उनसे उसको वंचित किया जा सकता है। सही कथन है कि एम मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट जो है 1957 द्वारा पंचायती राज में सम्मिलित की गई थी। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक है कौन? न्यायपालिका है। अब है नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक तथा भारत के संविधान में अभिभावक माना जाता है, उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रविष्ट किया जाता है, मौलिक अधिकार को किया जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार 32 को कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे आत्मा कहा था, बात सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो दोनों मतलब कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार रखता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी एक प्रालेखनी रीट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम
रक्षक माना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रालेख के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक बार पूछ लिया था, ये इंग्लिश में ही नाम था, बस यही लिखा था, ये नहीं लिखा हुआ था, तो लोगों को गलत हो गया, तो याद रखिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी हमें शरीर सहित चाहिए। परमादेश, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण, टू बी सर्टिफाइड, यानी पूर्णतः सूचित किया जाए। अधिकार परीक्षा, बाई वाइट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से। प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय का लेख है। मौलिक अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है एवं जो है मूल ढांचे के सिद्धांत जो है आप देखेंगे, ये है केशवानंद भारती का। और ये इंसान के अनैतिक व्यापार जो है वो अनुच्छेद 23 के तहत है। वहीं बालकों का आ जाए तो वो 24 के तहत हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत 17 में है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध जो है आरक्षण संरक्षण 22 के तहत है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में है। अब है उपाधियों का निषेध, जो उपाधि मिलती है वो आर्टिकल 18 के तहत है। धार्मिक मामले के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 29 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(1) के तहत है। अब है संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया किसे? केशवानंद भारती के वाद के तहत मिला है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचे सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे के तहत किया था। मूल अधिकारों से संबंधित निर्णयों का सही कालक्रम क्या है कि एके गोपालनवाद 1950, गोपालनवाद उसके बाद देखेंगे 1967, केशवानंद भारतीवाद 1973, मिनरल मिल्सवाद जो 1980 का था। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है किसमें? संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। किसने बनाया था? जनता पार्टी जो आई थी, उन्होंने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है ऐसा एक वैधिक जो वैधानिक अधिकार है, विधिक और कानूनी अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार अब नहीं रहा है। भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति है क्या है? ये एक विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्तियों को प्राप्त होती है। समानता, स्वतंत्रता, धर्म पालन एवं समान अवसर के अधिकार में से भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है समान आवास का अधिकार, मतलब कि समान आवास का अधिकार ये प्रदान नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर यही पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व में ऐसा कुछ है तो हाँ बोल सकते हैं, वहाँ ऐसे हमें जो है लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गया है क्या? सूचना का अधिकार दिया गया है। नहीं दिया गया सूचना का अधिकार। ये जो है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह हमारा कानूनी अधिकार है जो सन 2005 में आरटीआई एक्ट पारित हुआ था, उसमें ये हमें सूचना का अधिकार मिला था। सभी व्यक्तियों को प्राप्त है विधि के समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं क्या? व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है।
विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वे मौलिक अधिकार जो भारत में केवल नागरिकों के उपबंध हैं। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर के स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो है इसमें। अब है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध हैं, वो है विधि की समझ समानता, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21, फिर है शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धर्म के अधिकार 25 से 28 और संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में है, जो गैर नागरिक को भी प्राप्त है। नागरिकों को कौन से प्राप्त है? नागरिकों को आप इतना याद रखिएगा, सिर्फ नागरिक का याद रख लीजिए 15, 16, उसके बाद आप देखेंगे 19, फिर 30 देखेंगे। ये जो है आपको नागरिकों के विरुद्ध अधिकार है। उनतीस 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे याद रखिएगा। अब आगे देखेंगे भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? कि यह विरोध का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध है। अधिकार कर्तव्यों के साथ साथ संबंध, मतलब जहां अधिकार आएंगे आपके, वहां आपके साथ कर्तव्य भी आएंगे, दोनों अलग अलग नहीं आते हैं। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है अनुच्छेद 16(1) और 16(2). भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को देता है। किसमें? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वो मूल अधिकार है अनुच्छेद 21A, याद रखिएगा 21A के तहत आता है। फिर है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। फिर है राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी करता है। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा मकान का अधिकार में से वह मानव अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, वह है शिक्षा का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 21(1) से आता है, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी माना गया है। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं रह सकता, वह है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार आर्टिकल 20 और 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है, पारसियों को नहीं सम्मिलित करता है। वह किसको करेगा? वह करेगा बौद्ध, जैन और सिखों, 3 को शामिल किया जाता है, लेकिन पारसियों को नहीं शामिल किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और नया क्वेश्चन, तो इसको मार्क जरूर कर लीजिए। मैं भी इसको मार्क कर लेता हूँ। मैंने भी मार्क कर लिया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है। भारत के किस धार्मिक समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्न विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाएगा। वह क्या है? यह समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ भी प्राप्त कर सकता है। अभी 15 पॉइंट जो लाभ वाले हैं या जो आए थे, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। इसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने
के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। या किसमें लिखा है? आर्टिकल 20(3) में है कि अपने विरुद्ध आप गवाह नहीं बना सकते। मतलब कि आप थाने में पहुंचे, पुलिस पकड़ के ले गई चोर को और उसको मार मार के लिखवाई कि हाँ तुम ही इसको लिखो, कि हाँ तुम ही चोरी किए, तो वो लिख तो दे, लेकिन उस गवाही की कोई भी एक पता कि कोई भी मूल्य नहीं होगा जब वो न्यायालय में जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20(3) में ये कहा गया है कि अभियुक्त को स्वयं के अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्वयं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20 में। दोहरे दंड की धारा कार्यरत विधि यातना के विरुद्ध निषेध तथा अपने स्वयं विरुद्ध साक्षी होने से निषेध में जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है वह है यातना के विरुद्ध निषेध। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है कौन? अनुच्छेद 22 के थ्रू होता है। अनुच्छेद 21(a) अनुच्छेद 22(1) जो है वह स्वयं के पसंद के अधिवक्ता प्राप्त प्रतिरक्षण का अधिकार, मतलब वो अपने पसंद का अधिवक्ता हायर कर सकता है। 22(4) में क्या है? निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निषेध नहीं की जा सकती है। यानी कि जो 3 माह से अधिक के तहत आपको निवारक निरोध नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसे कोई कानून, ऊपा कानून आपके ऊपर रखा है या राष्ट्रीय द्रोह का कोई कानून लगा हुआ है तो यह 3 महीने से ज़्यादा हो सकता है। ये बहुत टफ क्वेश्चन में से ऐसे आते हैं जो सब मतलब उसी मौलिक अधिकार में एक पॉइंट में सब पॉइंट होते हैं। ये टफ क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको तुरंत रिजेक्ट करने चाहिए। जरूरी नहीं कि आप यूपीएससी की परीक्षा या उत्तर प्रदेश परीक्षा दे रहे हो तो आपको लगे कि नहीं मुझे क्वेश्चन आना ही चाहिए, मैं टिक करूँगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ऐसे बनाए भी जाते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं। फिर है 22(7) संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। यानी कि आप देखेंगे जो उन्होंने संसद ने कानून बनाया था नागरिक और राष्ट्रीय द्रोह NIA वाला कानून हो गया, ऊपा कानून हो गया, ये सब जो है वह ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसके तहत आपको 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे आप देखेंगे 2019 में शायद कोई GNU में कांड हुआ था, तो उसके लिए जिस व्यक्ति को तारिक क्या नाम था उसका, उसको 1000 दिन तक बंदी बनाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल हो गया है। जैसे अभी मनीष सिसोदिया ना, दिल्ली के जो वो हैं शिक्षा मंत्री, उनको भी कहते देखिए ना 1 साल लगभग होने वाले, उनको गिरफ्तार करके रखा हुआ है। इसलिए वो मनी लॉन्ड्रिंग कानून है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून जो होता है वो संसद बनाती है और संसद ऐसी विधि बना सकती है जो 3 महीने से ज़्यादा आपको बंदी बना सकती है। ये सब उसी में आता है आर्टिकल 22(7) में। आर्टिकल 22(a) क्या कहता है? गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि जब भी कोई आपको गिरफ्तार करेगा तो आपको उस गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह बताना होगा कि आपको हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो जो 22(1) में भी ये आता है। अब है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम 22 के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, 3 महीने तक बनाया जा सकता है। वो किस में लिखा है? आर्टिकल 22(7) में ये लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, आर्टिकल 22(7) आएगा ये 3 महीने से ज़्यादा। हाँ, 22(1) में क्या है? स्वयं के व्यक्ति की पसंद का अधिवक्ता होना चाहिए, साथ ही वह किस कारण से गिरफ्तार हो रहा है ये पता होना चाहिए। फिर आप देखेंगे तो 22(b) आया था ना, ये 22(4) में ये आया था, निवारक निरोध उपबंध 3 महीने ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर सिर्फ संसद ऐसी विधि बना सकती है 22(7) के तहत जिसमें ये हो जाएगा कि हाँ आपको हम 3 माह से ज़्यादा के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। अब है उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार के हनन रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संबंध में सही कथन है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी
अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो आप देखेंगे जो न्यायालय की अपनी 5 शक्तियां हैं उनके तहत आता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो उसे तो ऐसे कैदी को पेरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। कैदियों को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों को अपने नियम हैं। तो इसमें से आप देखेंगे कौन संदर्भ जो है निम्नलिखित में से कौन विचार कीजिए और उपयुक्त में कौन सही है, तो ये दूसरा वाला सही है। जो राज्य सरकार अपने लिए कर सकता है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया कब? 1976 में पारित किया गया। बंधुआ मजदूरी आप नहीं करा सकते हैं। सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ की गई कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिए क्योंकि ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन होते हैं तो ये सब थोड़ा ध्यान होने चाहिए। उसके बाद जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। भारत के संविधान में 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा या राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन 2021 में यूपीएससी में आया था, संघ लोक सेवा आयोग में आया था ये क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा। पूर्ति कीजिए। क्या यहाँ होगा कि बिना कर्तव्यों के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो क्या अधिकार, ये यहाँ पर भरेगा अधिकार बिना कर्तव्यों के उसी प्रकार है जिस प्रकार मनुष्य बिना परछाई के। सही कथन है। फिर अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों की का एक दावा है, तो ये बात सही है। ये आर्टिकल जो है 32 से तक आते हैं, आप देखेंगे ये जो है दावे हैं। अब उसके बाद नया चैप्टर जो है नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट होगा, जो हम आता है भाग 4 में आता है, आप देखेंगे, और यह आयरलैंड से लिया गया है। अब इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।